आओ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस तो नहीं है, कुछ अलग अलग चीज़ें जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्वेट इक्विटी शेयर, बोनस शेयर एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में। आपके नोट्स में अच्छे से दे रखा है, उनको पढ़ना प्रॉपरली। मैंने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रखे हैं एंड यही इनफ है इसके आंसर को बनाने के लिए। बस आपको थोड़ा सा और डिफाइन और मैटर लिखना पड़ेगा। सो कॉन्सेप्चुअली तो बस इतना ही है इसमें। तो क्या कहते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर किसको दिए जाते हैं, डायरेक्टर्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद एट डिस्काउंट और कंसिडरेशन अदर देन कैश, या तो सस्ते में दिए जाएंगे या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब आप डायरेक्टर या एम्प्लॉयज़ से कुछ लोगे बट वो कैश नहीं होगा, वो क्या होगा, कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें कोई आ जाएगा नो हाउ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब कोई इंटेंजिबल एसेट, कि व्यक्ति कोई इंटेंजिबल एसेट बनाएगा अपनी कंपनी के लिए और फिर उसी इंटेंजिबल एसेट से कंपनी एक्चुअल या एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव करेगी या फिर पैसे कमाएगी उसके बेसिस पे। तो याद रखना, अगर कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी ऑफिसर, कोई भी की मैनेजरियल पर्सन या फिर एनीवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई नो हाउ बना दे कंपनी के लिए, तो कंपनी बदले में उसे अपने स्वेट इक्विटी शेयर देती है। तो स्वेट का मतलब हो गया यहाँ पसीना। सो मेहनत करके अर्न किए गए शेयर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। खैर, तो मान लो बच्चों एक्स एक एम्प्लॉई है जिसने ऐसा कुछ बना दिया। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे सुंदर पिचाई है जो आज गूगल का सीईओ है। उसने एक टाइम पे गूगल क्रोम बनाया था। तो जब उसने गूगल क्रोम या गूगल ड्राइव बनाए थे तब उसको भी स्वेट इक्विटी शेयर दिए गए थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। सो उस टाइम पे जब उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए गए थे, तो आज भी देखो गूगल क्रोम और गूगल ड्राइव का कितना मैसिव यूज़ है थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप लोग खुद यूज़ करते होंगे उसको। तो उसी के थ्रू गूगल ने बहुत पैसे बनाए हैं उस प्रोडक्ट के थ्रू। एंड इसको स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है जो बताएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ शेयर दिए जा रहे हैं, उनका मार्केट प्राइस क्या है और उसके कंसिडरेशन में क्या लिया जा रहा है। सो लाइक जो भी चीज़ बनाया होगा वो उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन में आएगा। और बाई चांस अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी की रेगुलेशंस बताएगी कि किस तरीके से स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर। नेक्स्ट आता है बोनस इशू। सो बोनस इशू आपको भी नॉर्मली पता होगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स को इशू होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप शेयर दे रहे हो बदले में कुछ नहीं आ रहा, कैश नहीं आ रहा तो ठीक है, लेकिन डुअल ट्रांजैक्शन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो क्या होता है बच्चों, बोनस इशू के केस में पहले टू इट्स मेंबर्स को किया जाता है शेयर इशू एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आउट ऑफ विच, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आप शेयर होल्डर से कुछ नहीं लोगे, लेकिन आउट ऑफ इट्स कंपनी खुद अपनी जेब से, अपने फ्री रिजर्व से, अपने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से एंड अपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है बच्चों, जब आप शेयर्स को रिडीम कर लेते हो या डिबेंचर को रिडीम कर लेते हो तो जितना पैसा उनको पेमेंट करने के लिए आपने अपने प्रॉफिट्स में से उठाया होता है, उतना ही पैसा आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डाल देते हो। या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप देखोगे जब आप सेकेंड ग्रुप की पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो इनसे आप अगर यहाँ पे पैसे हैं आपके पास इन रिजर्व्स में, तो इन रिजर्व्स को यूटिलाइज करके लाइबिलिटी साइड पे ही शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और लाइबिलिटी साइड पे ही ये रिजर्व्स कम हो जाएंगे। तो इक्वल इफेक्ट ही आ जाएगा आपका, ठीक है। सो इनको यूज़ कर सकते हो। सेक्शन 63 जो कि बोनस इशू का कहता है कि सबसे पहले आपके आर्टिकल्स में ये ऑथोराइज्ड होना चाहिए। उसके लिए एक जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में ऑथोराइज्ड होना चाहिए कि भाई ठीक है आप कर सकते हो। उसके बाद ऐसा ना हो कि आप खुद मेंबर्स को तो बोनस शेयर इशू कर रहे हो लेकिन आपने अभी तक अपने नॉर्मल डेट्स पे नहीं किए हुए, उन डेट्स पे इंटरेस्ट नहीं पे किया हुआ, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी या ग्रेचुटी या जो भी उनके ऊपर कंपनसेशन होते हैं वो सब पे नहीं करे और मेंबर्स को आप बोनस इशू कर रहे हो। तो इसीलिए इस चीज़ को रोकने के लिए कि कहीं बोनस इशू का मिस यूटिलाइजेशन ना हो, आगे सेक्शन ने बोल दिया कि भाई नो डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डेट, कि आप अगर इंटरेस्ट और डेट की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करोगे, पे नहीं करोगे तो बोनस शेयर भी इशू नहीं कर सकते। नो डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉय को सारी की सारी पेमेंट करनी पड़ेगी। नॉट इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड, ऐसा ना हो कि आप शेयर होल्डर से बोलो कि भाई साहब इस बार तुम्हारा 10 रुपये का जो डिविडेंड बन रहा था ना, हम डिविडेंड नहीं दे सकते, इसके बदले में हम शेयर दे रहे हैं। तो याद रखना बोनस शेयर कभी भी इन लिeu ऑफ डिविडेंड मतलब डिविडेंड के बदले में नहीं दिए जा सकते। और उसके बाद जो फुली पेड अप शेयर होंगे उन्हीं के अगेंस्ट बोनस शेयर इशू होते हैं। तो किसी ने अगर मतलब कंपनी ने ही
फाइनल कॉल नहीं ले रखी मान लो शेयर पे, तो पहले कंपनी फाइनल कॉल करेगी और उसके बाद जब फुली पेड शेयर हो जाएगा उसके ऊपर बोनस इशू कर देगी। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ को देते हो शेयर कुछ डिस्काउंट पे। ऐसा नहीं होता वहाँ डिस्काउंट है, प्रॉपरली बोला जाए तो पार्ट पेमेंट उसके लिए कंपनी करेगी, पार्ट पेमेंट उसके लिए एम्प्लॉय करेगा, बट एम्प्लॉय को एट डिस्काउंटेड प्राइस ही मिलेगा। एंड कंपनी अगर आज ESOP देने की बात करती है तो देती है 3 साल में, 4 साल में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 4 साल बाद किसी को अगर शेयर खरीदना है, 100 रुपये का शेयर 4 साल बाद, मतलब मार्केट प्राइस 100 रुपये का हम इशू करेंगे, और आज अगर किसी को ख़रीदना है तो बताओ और 60 रुपये का ले जाओ, तो 60 रुपये तो जा रहे हैं किसकी जेब से? एम्प्लॉय की जेब से। अगर कोई एक्सरसाइज करे अपने ऑप्शन को तो 60 रुपये एम्प्लॉय की जेब से जाएंगे, जो 40 रुपये होंगे वो कंपनी के। और मैंने कहा है 4 साल बाद, तो कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट्स में से 10 रुपये एक अकाउंट में डालेगी और फिर उस अकाउंट को शेयर कैपिटल में डेबिट कर देगी एंड कैपिटल को क्रेडिट कर देगी। तो 60 रुपीज़ आपके एम्प्लॉय से आ जाएंगे, 40 रुपीज़ जो आप धीरे धीरे 4 सालों में इकट्ठा करके आए, और इसके थ्रू आपके पास पूरे 100 रुपये आ जाएंगे शेयर के अगेंस्ट। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। किसको दिया जाएगा? ऑफ कोर्स एम्प्लॉय को दिया जाएगा, एंड पार्ट पेमेंट एम्प्लॉय करेगा, पार्ट पेमेंट कंपनी करेगी, एंड इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। बाकी नोट्स देखोगे तो उसमें ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो उन पॉइंट्स का अपना इतना कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं। और इसके बाद हम चलते हैं बच्चों अब आगे। एक बार आप लेकिन पॉइंट्स ज़रूर पढ़ लेना, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखता हूँ मेरे पास क्या टॉपिक है। आगे आ रहा है बच्चों हमारे पास अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आप शेयर कैपिटल बदलना चाहते हो तो क्या है, ये मैं आप ही पे ही छोड़ रहा हूँ, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसीजर बिफोर रेगुलर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों हमारे पास आ गया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब नॉर्मली कहाँ करो, इसी में ही कर देता हूँ। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की हम बात करते हैं तो आपको भी पता है बच्चों, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो होता है, ठीक है, ये कहानियाँ यहाँ ख़त्म हो चुकी हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्या होता है? जब भी आपकी सिक्योरिटीज़ अपनी जो नॉर्मल कॉस्ट होती है उससे ज़्यादा पे सेल हो तो उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो चाहे शेयर्स हों, चाहे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, जब ज़्यादा अमाउंट में होते हैं तो उस पर हम प्रीमियम चार्ज करते हैं। लाइक 100 रुपये की चीज़ को 110 का कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम का है, तो उसी प्रीमियम को सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कहा जाता है। आपको देखना है कि बच्चों ये जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में पैसा इकट्ठा हो जाता है, इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो? वैसे तो आपने यही देख लिया, कहाँ देखा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बोनस इशू के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा और चीज़ें भी होती हैं, तो मैं पढ़ता हूँ पॉइंट। कहते हैं सेक्शन 52 प्रोवाइड्स दैट वेयर द कंपनी इशूज शेयर एट अ प्रीमियम वेदर कैश और अदरवाइज सम इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड टू ऑन दीज शेयर्स वर ट्रांसफर्ड टू बी शैल बी ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। तो सिंपल सी बात है, इसकी तो जर्नल एंट्री भी आप 12वीं क्लास में कर चुके हो और अभी सेकेंड ग्रुप में भी करनी है। ठीक है, आगे कहता है द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मे बी अप्लाइड बाय द कंपनी टूवर्ड्स द इशू ऑफ अनइशूड शेयर ऑफ द कंपनी टू द मेंबर ऑफ द कंपनी एज फुली पेड बोनस शेयर। तो कैसे कैसे आप कर सकते हो, आप बोनस इशू कर सकते हो, बोनस शेयर के अगेंस्ट यूज कर सकते हो इसको। आगे कहता है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, और नेक्स्ट कहता है इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड डिस्काउंट अलाउड इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, सो अगर आपका डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अब ये भी आपको पता है बच्चों, आगे थोड़ी देर नेक्स्ट पॉइंट ही आप पढ़ोगे, वहाँ पढ़ोगे कि प्रोहिबिट किया हुआ है डिस्काउंट पे इशू करने के लिए कंपनीज को कि भाई तुम शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। आगे कहता है इन प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, अगर आपको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देना है तो उसका यूज़, उसके लिए आप यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद कहता है परचेज ऑफ इट्स ओन, जिसे हम बाय बैक ऑफ शेयर कहते हैं।
अपने ही शेयर खरीदने के लिए ठीक है। फिर वही बोनस इशू, ये दोबारा रिपीट हो गया आई थिंक, उसके बाद दोबारा से वही बातें रिपीट हो रही हैं, तो इसको इतना छोड़ देना। तो ये मेरे पास था बच्चों सेक्शन 52। सेक्शन 53 भी कर लेते हैं, सिर्फ एक लाइन में करना है। सेक्शन 53 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। और पढ़ना कितना है बच्चों इसके आगे, सिर्फ एक वर्ड, दैट इट इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, बस इतना सा पढ़ना है कि जो कंपनीज एक्ट है उसने कहा है कि भैया आप नहीं कर सकते, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं जिसको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, वरना डिस्काउंट पे और कुछ इशू नहीं हो सकता है। चलो आगे चलते हैं हम। ट्रांसफ़र, नेक्स्ट सेक्शन 56 है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। इसको भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पता है आपको कि मार्केट में ओपनली आप शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफिट कोई लिमिट नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती, जिसको शेयर देना चाहते हो ओपन मार्केट में आप दे सकते हो। ठीक है, अगला सीन आ जाएगा बच्चों मेरे पास प्रेफरेंस शेयर का। सो प्रेफरेंस शेयर का इशू बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इक्विटी शेयर का होता है। हाँ, एक डिफरेंस बिटवीन, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, नॉर्मली आपको पता होगा कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या होता है, कि इक्विटी शेयर कंपनी के ओनर के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर आउटसाइडर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस दी जाती है कि भैया पहले तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी को प्रेफरेंस के बाद अपना हिस्सा मिलता है, अगर कुछ होगा तो कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड मिलेगा। लेकिन कंपनी को लॉस हो या कम प्रॉफिट हो तो हो सकता है कंपनी के शेयर होल्डर को, इक्विटी वाले को डिविडेंड ना मिले। उसके बाद इक्विटी वालों की कंपनी की मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं, वेरास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं ले सकते। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको आप लिख लोगे, एग्जाम में आएगा नहीं बट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कम से कम 5 पॉइंट्स। ठीक है, चलो तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होगी। हम आगे चलते हैं और हम चलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे, कि जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना हो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी। ओके बच्चों, सो व्हाट वी आर डूइंग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यस, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है बच्चों। कैसे रिडीम किए जाते हैं, रिडीम करने का नॉर्मल मतलब क्या होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है उसका जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस, इशू किया, मैंने कहा पब्लिक से लो शेयर ले लो और बदले में पैसे दे दो। रिडेम्पशन कर रहा हूँ इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये लो पैसे और शेयर वापस कर दो। सो दिस इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जितने भी प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं बच्चों वो एक आउटसाइडर लाइबिलिटी की तरह होते हैं, तो एक ना एक दिन तो उनको रिडीम करना ही है हमें। सो रिडेम्पशन के लिए कुछ कंडीशन है, इसमें आप देखोगे आपको मिल जाएगा कंडीशन फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सो सेक्शन 55 हमें दे रखा है, इस पर कंडीशन दे रखी है सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 में। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले कहता है no such share shall be redeemed except out of profits of the company which would arise otherwise available as dividend proceeds or proceeds of fresh issue। इसका मतलब कहता है बच्चों अगर आपको रिडेम्पशन करना है तो इसके लिए जो सोर्स होंगे वो दो ही हैं। पहला सोर्स है आइदर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कि आपकी जेब में अगर पैसे पड़े हैं उससे करो, और अगर नहीं है तो नए फ्रेश इशू करो, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, नए शेयर्स इशू करके पैसे लाओ। ठीक है, और याद रखना बच्चों अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं तो नए शेयर जो फ्रेश इशू होगा वो इक्विटी शेयर का होगा। चलो आगे चलते हैं। नो सच शेयर शेल बी रिडीम अनलेस दे आर फुली पेड। नेक्स्ट कंडीशन क्या दे दी कि फुली पेड शेयर होना चाहिए। फुली पेड मतलब कि जितने शेयर पे पैसे थे वो सारे के सारे पे हो चुके हों। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन केस सच शेयर आर प्रपोज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट द कंपनी शेल
out of such profit to be transferred a sum equal to the nominal amount of share to be redeemed to reserve called as capital redemption reserve। ये इतनी बड़ी कहानी कह दी। ये कहता है कि अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट सोर्स कर रहे हो तो जितना भी प्रॉफिट में से नॉमिनल इशू का अमाउंट उठाओगे उतना ही पैसा आपको कहाँ डालना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में पैसे तब जाएंगे जब आप शेयर्स को रिडीम करते हो। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट भी हो गया। आगे चलते हैं। ओके ठीक है, फिर आगे एज सच कोई और पॉइंट नहीं है, इतनी ही सी चीज़ें थी हमें जो इसके अंडर पढ़नी थी। और नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। बिल्कुल इसी तरीके से, कुछ कंडीशन तो सेम है। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर मतलब आप अपने ही शेयर्स को वापस खरीद लेते हो मार्केट से, अपने इक्विटी शेयर्स को। तो इसके लिए देखते हैं बच्चों क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले ये हमसे कहता है सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट, तो सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर or other specified securities if buyback is authorized by articles। क्या ये भी authorized by articles होगा? आंसर इज नो। जब प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं उनका नाम ही होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कि एक ना एक दिन इनको रिडीम किया जाएगा। तो कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है, कोई आर्टिकल्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आर्टिकल्स में बोला या नहीं बोला, सीधा करो। ओके, सो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर सेक्शन की बात करते हैं बच्चों। सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 यहाँ पे हमें कंडीशन बता रहा है। सबसे पहले ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स, ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास्ड। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास्ड ऑथोराइज्ड एंड शेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ, कहता है 10% और लेस। तो यहाँ पे बच्चों आपको याद रखना है, एक होता है जनरल रेजोल्यूशन। अगर जनरल रेजोल्यूशन आप पास करते हो तो आप मैक्सिमम बायबैक 10% कर सकते हो, और अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो तो आप 25% का मैक्सिमम कर सकते हो। किसी भी हाल में आप 25% से ज़्यादा का बायबैक ऑफ शेयर नहीं कर सकते। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये 25% है क्या? ये है ऑफ पेड अप कैपिटल, जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब जिसे मैं इक्विटी या शेयर होल्डर फंड कहता हूँ ना, तो ये वो है शेयर होल्डर फंड का 10% या शेयर होल्डर फंड का 25% मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद कहता है बच्चों कि आपका आफ्टर बायबैक, बायबैक होने के बाद जो डेट इक्विटी रेशो है, डेट इक्विटी रेशो ये 2:1 होनी चाहिए। मतलब जब कम से कम 2:1 होनी चाहिए मिनिमम। मतलब अगर मैं इक्विटी शेयर को बायबैक कर लेता हूं तो मेरी इक्विटी कम हो जाएगी और डेट बढ़ जाएंगे। तो मेरे जो डेट इक्विटी रेशो है वो ये कहता है, पॉइंट पर देता हूँ, द रेशो ऑफ एग्रीगेट सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक शैल नॉट बी मोर देन ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। मतलब हमारे जो डेट्स हैं, डेट इक्विटी मतलब डेट कितने हैं इक्विटी के कंपैरिजन में, वो मैक्सिमम 2 टाइम्स ही हो। उससे ज़्यादा अगर होंगे तो आप बायबैक नहीं करोगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप ग्रुप 2 में आओगे ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जहाँ पे ये पॉइंट आएगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है वो। खैर आगे चलते हैं। कहता है ऑल द शेयर स्पेसिफाइड इन सिक्योरिटीज बायबैक आर फुली पेड अप। ये तो आपने प्रेफरेंस शेयर में भी पढ़ा है कि अगर फुली पेड अप शेयर्स होंगे उन्हीं को ही बायबैक किया जाता है, जैसे वहाँ पे फुली पेड अप शेयर को रिडीम किया जा रहा था। उसके बाद कहता है अगर लिस्टेड कंपनी है तो वहाँ सेबी देखेगी उसके बायबैक से रिलेटेड चीज़। आगे कहता है बायबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर स्पेसिफाइड इन सिक्योरिटीज अनलिस्टेड कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द रूल प्रिस्क्राइब्ड। ख़त्म हो गई बात। फिर आगे आपको टाइम गैप कह रहा है कि नो ऑफर ऑफ बायबैक शैल बी मेड विद इन 1 ईयर रिकॉन फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक। मतलब आज अगर मैंने बायबैक कर दिया तो अगले 1 साल तक मैं दोबारा बायबैक नहीं कर सकता।
ठीक है, ये भी इसकी एक कंडीशन है। फिर स्पेशल रिजोल्यूशन की बात आई थी, तो वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कितने बायबैक करने हैं, प्रीमियम पे करना है या सस्ते पे करना है, एट्सेट्रा। ठीक है, सो बायबैक भी हो गया आपका। बायबैक के बाद हम और आगे चलते हैं। आपको प्रोहिबिशन मिलेगा, जहाँ पे कहेगा कि कभी कभी प्रोहिबिशन हो जाएगा बायबैक के लिए, वो भी आप पढ़ लेना, उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट आ गया बच्चों डिवेंचर्स। डिवेंचर्स भी मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, 12th में आपने पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो वो ये समझ ले, डिवेंचर्स एक टाइप का डेट होता है जो हम बाहर से पब्लिक से लेते हैं और इसके बदले में इंटरेस्ट पे करना होता है कंपनी को। सो डिवेंचर्स के बारे में भी आप रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी। सो डिपॉजिट का मतलब होता है जब कंपनी लोगों से पैसा लेना शुरू कर दे, ठीक है, या आप लोन बोल सकते हो, लोन लेना शुरू कर दे, तो उसे बोलते हैं एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। इसको भी बच्चों ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत है नहीं, एक बार बस रीडिंग मार लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। चलो इसको भी ख़त्म करते हैं। सो जिस तरीके से हम डिपॉजिट लेते हैं पब्लिक से, डिपॉजिट ले सकते हो, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन कहता है अगर बैंकिंग कंपनी है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन NBFC है तो उन लोगों को अलाउड नहीं है पब्लिक डिपॉजिट्स लेने का या डिपॉजिट्स लेने का। ओके, उसके बाद एक पढ़ोगे आप ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर आप पैसा मांगना चाहते हो वो भी इंटरनेशनली, तो आप GDR का यूज़ करते हो, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसको गूगल करना। यहाँ पे इतना समझ लो बच्चों कि जब मैं शेयर को सेल करके पैसे लेता हूँ तो शेयर की जगह यहाँ GDRs आ जाता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो जाती है कि मैं किसी बैंक को बोलता हूँ कि मेरे थ्रू GDR को इशू करो। सो मान लो मैं रिलायंस कंपनी हूँ, मैं USA में एक बैंक है इंडस बैंक, USA के किसी भी स्टेट में किसी एक पर्टिकुलर जगह इंडस बैंक में जाके बोलता हूँ कि भाई इंडस बैंक मेरे रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए GDR, अमेरिका में है तो ADR इशू होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो GDR इशू करो। सो उसको इंडस बैंक वहाँ के नॉर्मल लोगों को बताएगा कि भैया देखो इंडिया की एक कंपनी है बहुत अच्छी, उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है, आप ले लो, और धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जस्ट लाइक इन केस ऑफ शेयर। तो जो लोग उस GDR को लेंगे वो बदले में कुछ ना कुछ पैसे देंगे एंड अल्टीमेटली वो पैसा फ़ौरन से किसको मिल जाएगा, वो पैसा मिल जाएगा हमारे कंपनी को, हमारे रिलायंस कंपनी को। ठीक है बच्चों, सो GDR की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है आपसे एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न क्या है कि भाई साल भर में जो भी काम किया, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये सारी की सारी कहानी एनुअल रिटर्न में आपको बतानी होगी। ठीक है, ये भी उतना काम का नहीं है। और उसके बाद हम चलते हैं मीटिंग्स में। मीटिंग्स भी बच्चों बहुत इजी है। सबसे पहला आ गया मेरे पास जनरल मीटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो जनरल मीटिंग किसकी होती है? जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की। एंड जनरल मीटिंग करने से पहले कम से कम 21 दिन पहले, बिफोर 21 डेज, आपको नोटिस भेजना होता है सारे के सारे शेयर होल्डर्स को कि भैया 21 दिन बाद जनरल मीटिंग है, और कहाँ मीटिंग है, कब मीटिंग है, मीटिंग में क्या पर्पस है, वो सारी बातें लिखी जाएंगी उस नोटिस में, और नोटिस दिया जाएगा, चाहे आप बाय पोस्ट दो, चाहे फिजिकली दो, चाहे उसे इलेक्ट्रॉनिकली दो। बट कभी कभी कंपनी चाहती है कि भाई एक जनरल मीटिंग करनी है, बट 21 दिन का टाइम नहीं है, हम जल्दी करना चाहते हैं। तो अगर मोर देन 95% ऑफ शेयर होल्डर्स मान जाएं कि ठीक है कर लो, पहले मीटिंग कर लो, तो आप 21 दिन से कम समय में भी जनरल मीटिंग कर सकते हो। बट उसके लिए 95% ऑफ शेयर होल्डर्स को राज़ी होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये नॉर्मल सी बात थी। आगे चलते हैं। कंटेंट्स ऑफ नोटिस आएगा कि नोटिस में क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी, तो वही मीटिंग कब है, कहाँ है, क्यों है, क्या पर्पस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये बहुत इजी है। उसके बाद नोटिस आ गया, पढ़ोगे नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जैसे वो ईमेल के थ्रू चला जाएगा या फिर मैसेजेस के थ्रू चला जाएगा, उसको माना जाएगा कि नोटिस सेंड हो चुका है। उसके बाद आगे देखो बच्चों, आगे एक पॉइंट आ रहा है आपके पास पेनल्टी का, इसको आप पढ़ लेना। पेनल्टी जैसे 50,000 की लगेगी और मैक्सिमम 5 टाइम्स हो सकती है। आगे कोरम, कोरम फॉर मीटिंग। पहले तो कोरम का मतलब समझो। कोरम आपका 1 मार्क में जो ऑब्जेक्टिव होता है वहाँ आ सकता है। कोरम होता है कि किसी भी मीटिंग के लिए मिनिमम कितने शेयर होल्डर्स की ज़रूरत है। तो जैसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं, प्राइवेट कंपनी में तो ज़्यादा लोग होते ही नहीं है, तो किसी भी मीटिंग को वैलिड करने के लिए कम से कम 2 शेयर होल्डर की ज़रूरत होती है।
लेकिन पब्लिक कंपनी जहाँ ढेर सारे शेयर होल्डर है, अब मान लो बच्चों कंपनी है जिसके पास 10,000 शेयर होल्डर है। कंपनी ने कहा चलो एक मीटिंग रखते हैं, उस मीटिंग में सिर्फ 2 लोग आए और 2 लोगों ने जो भी डिसीजन ले लिया, क्या वो डिसीजन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्योंकि जनरल मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पास होगा वो माना तो जाएगा ही, लेकिन अगर कोरम नहीं हुआ, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू मेक द मीटिंग वैलिड, उस मीटिंग को वैलिड करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं क्या वो हैं या नहीं। तो देखो कितने कितने नंबर्स बोले हैं। तो कोरम के लिए कहता है इट इज़ यूजुअल टू कैलकुलेट द कोरम फॉर अ मीटिंग फॉर द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस इन द मीटिंग। सो मीटिंग में जो भी चीज़ हो रही है उसको वैलिड करने के लिए कोरम होना ज़रूरी है। सेक्शन दिस ठीक है, कहता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग इज़ नॉट मोर देन 1000। तो अगर 1000 से कम मेंबर्स हैं तो कम से कम नहीं तो 5 मेंबर वहाँ पे होने चाहिए कोरम के लिए। सिमिलरली अगर 1000 से ज़्यादा है, 1000 या उससे ज़्यादा है बट 5000 से कम है, तो उस केस में 15 मेंबर्स होने चाहिए कोरम में। और अगर 5000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो उस केस में 30 मेंबर्स होने चाहिए कोरम के लिए। सो दैट मीन्स मैं कहता हूँ मेरी कंपनी के 16,000 शेयर होल्डर है, सो कम से कम जनरल मीटिंग में 30 या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए, तब मेरी मीटिंग को वैलिड बोला जाएगा। 30 से कम होंगे तो मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। ओके आगे फिर कहता है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोग। ठीक है, सो ये हो गई बच्चों बात कोरम की। सो जनरल मीटिंग में इतना ही था। कोरम जनरल मीटिंग में बस आपको एक नोटिस पढ़ना था और कोरम पढ़ना था। उसके बाद सीधा आगे चले आओ। आपको दे रखा है कि मीटिंग में वोटिंग किस किस तरीके से होती है, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें नाम से ही क्लियर होगा, बट आपको वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल तो दिया आप कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कर सकती है। वो कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है आप कोई सॉफ्टवेयर, जैसे आप फेसबुक पे देखते हो या यहाँ वहाँ देखते हो सर्वे हो रहा है, आपको बस यस नो पे क्लिक करना होता है, इस तरीके से हो सकती है। या फिर आप बोलते हो जिसके भी फेवर में हो रेजोल्यूशन आप करना चाहते हो उसका एक फॉर्मेट दे दो, उसमें भी यस नो टिक करने के लिए या वो दे दो, और PDF फाइल उसकी बनवा के अपने को ले लो या वर्ड की फाइल या फिर मेल करवा लो। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली मोड पे भी वोटिंग की जा सकती है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला। उसके बाद ऐसे ही पोस्टल बैलेट वाला है, तो पोस्टल बैलेट वाला भी आप पढ़ लेना। उसके बाद आते हैं बच्चों हम एनुअल जनरल मीटिंग में। सो जनरल मीटिंग हमने कर ली, इसी तरीके से होती है एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा बच्चों जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है सब अपनी AGM रखते हैं। सो AGM में मोस्टली ना सारे लोग जाते हैं, अगर कंपनी की हो तो भी, हमारा इंस्टीट्यूट है इसकी भी AGM होती है। तो AGM में जाने का एक फ़ायदा तो होता है, क्या फ़ायदा होता है कि डिनर मिलता है भाई, बहुत अच्छा डिनर मिलता है, ढेर सारे पकवान मिलते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, बट एक डिनर के लिए सब जाते हैं। प्लस कभी कभी कंपनीज वहाँ पे गिफ्ट भी देती है, जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा रिलायंस की AGM हुई है, तो रिलायंस अपनी AGM में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है। ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन करती है। खैर, तो AGM की बात करते हैं तो कहता है सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी अदर देन OPC के अलावा हर कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करनी ही करनी है। उसके बाद कहता है कि टाइम गैप बिटवीन 2 जनरल मीटिंग्स, कि आज अगर AGM हुई है तो अगली AGM अगले 15 महीनों के अंदर होनी चाहिए, 15 महीनों से ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। ये 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है कि AGM के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करता है बच्चों फर्स्ट AGM की। फर्स्ट AGM कब होती है? जब कंपनी बनी है उस टाइम पे। तो कहता है आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फर्स्ट AGM इज़ टू बी कंडक्टेड within 9 months from the close of financial year of the company। सो अगर आज कंपनी बनी है, मान लो बच्चों आज है मेरे पास 12 अगस्त 2020, तो इस फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा 31 मार्च 2021 और अगले 9 महीने, सो 31 मार्च से मतलब 31 दिसंबर 2021, इस टाइम तक मेरे को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करनी होगी। AGM जो करूँगा वो किस ईयर से रिलेटेड होगी? 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होगी। ठीक है, जिस तरीके से आप इनकम टैक्स में पढ़ते हो प्रीवियस ईयर का जो इनकम होता है इट इज़ टैक्सेबल
चार्जेबल टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर, सेम टू सेम यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि इस फाइनेंशियल ईयर की जो भी एजीएम होगी वो नेक्स्ट ईयर में होगी। सो आपको भी पता है कि भाई 31 मार्च को ही हमारा फाइनेंशियल ख़त्म होगा, उसके आगे कभी भी आप एजीएम रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एमरजेंसी में मीटिंग कॉल करने की ज़रूरत होती है, तो नॉर्मली हम वैसे भी पढ़ चुके हों कि भाई ऐसा क्या हो एमरजेंसी में कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग रखनी पड़े। तो ऐसा कोई भी काम हो सकता है जो लगता है कि भाई अगर आज कल में नहीं किया या फिर कुछ लिमिटेड टाइम में नहीं किया तो कंपनी के हाथ से ये मामला जा सकता है। तो पहले कौन लोग डिसाइड करेंगे कि भैया कि या ये मामला एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर रहा है या नहीं, क्या इसका इतना वेटेज है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाए। तो इसके लिए कहता है अगर कंपनी के 1/10 मतलब 10% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डर्स या मेंबर्स मानते हैं इस बात को, हाँ भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की ज़रूरत है, तो उस केस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला दी जाएगी, ठीक है। सो इसमें भी बच्चों वही टाइम वाइम दे रखा है कि कम से कम 21 दिन पहले, या फिर से वही कि 21 दिन से और कम का गैप चाहिए तो वो सब भी हो सकता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कुछ नहीं है, नॉर्मल जनरल मीटिंग है, बस कुछ स्पेसिफिक केसेस में होती है। इसमें इतना ही है। यहाँ पे आपका कंपनीज का स्टार्टिंग का पूरा पोर्शन ख़त्म हो गया है और अब आपको नेक्स्ट पोर्शन पढ़ना है जिसमें आप डायरेक्टर्स पढ़ोगे और डायरेक्टर्स के साथ साथ कुछ हल्का फुल्का मीटिंग्स, ऑडिट कमेटी और चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें अपने नोट्स को खुद बनाना है आपको जो प्रिंटेड नोट्स दे रखे हैं उनसे खुद बना लेना। ऐसा मत करना सिर्फ प्रिंटेड से आप रीड कर रहे हो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। बाय बाय।